यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है कि जहां जिस जगह पर स्त्री की, नारी की पूजा होती है, सम्मान की जाती है, उनके अधिकार की बात की जाती है, उसी जगह पर देवता यानी कि ईश्वर का निवास होता है। आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस उपलक्ष्य में हम स्पेशल एक प्रोग्राम लेकर के आपके लिए आए हैं। हम भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ना सिर्फ भारत में बल्कि हम वैश्विक स्तर पर भी देखने का प्रयास करेंगे कि इतने वर्षों में मानव सभ्यता जब से विकास करता हुआ आया है, पुरुषों के बराबर महिलाओं को कितना अधिकार मिल पाया है। और जब हम यहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं, तब हम कई क्षेत्रों पर देखेंगे, यानी कि हम सामाजिक आधार भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे आगे बढ़ा है। हम यह भी देखेंगे कि कारोबार में आज महिलाओं की क्या स्थिति है, वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में क्या है, महिलाओं की स्थिति, विभिन्न उपलक्ष्य में हम इसे देखने वाले हैं। चलिए अब विस्तार से इस मुद्दे पर बात करते हैं। महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, सबसे पहले इसे समझने की बात है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां जो महिलाओं ने अपने द्वारा अर्जित करके हासिल किया है, उनके इस उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए और उनकी जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति में हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उसको और कैसे बेहतर किया जाए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कोई एक थीम रखा जाता है। इस वर्ष यानी कि 2024 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है लेट्स इंस्पायर इंक्लूजन, यानी कि समावेशिता को हम बढ़ावा दें। और यहां पर जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इसे हम महिला से जोड़ करके देखते हैं, यानी कि यह कहा जा रहा है कि आइए हम आगे बढ़ करके अपने यहां, अपने विश्व स्तर पर, इस दुनिया भर में इस तरह का समाज का निर्माण करें जहां महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही मानी जाती हो। इसलिए इस बार का थीम रखा गया है लेट्स इंस्पायर इंक्लूजन। अब जरा हम WHO का एक आंकड़ा पर नजर डालते हैं। WHO का यह कहना है कि अपने पूरे जीवन काल में प्रत्येक 3 में से 1 महिला जो है वह कभी न कभी हिंसा का सामना जरूर करती है। हिंसक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यह हिंसा कई स्तर पर हो सकता है। यह हिंसा जो है शारीरिक हो सकता है, यह हिंसा यौन हिंसा हो सकता है, या फिर मानसिक स्तर पर हो सकता है। विश्व की 736 मिलियन महिलाएं ऐसे हैं जो कि इस हिंसा से प्रभावित रह रही हैं। अब समझ सकते हैं कि अभी भी हम इतने वर्षों के बाद इस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसा समाज दे पाए जहां पर वो निर्भीक होकर के जी सके। अब चलिए, उससे पहले हम तो शुरुआत किए हैं, अभी बहुत सारी बातें विस्तार से करने वाले हैं। वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति देखेंगे, भारत के स्तर पर भी देखेंगे, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में चलते हैं, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर महिला दिवस की शुरुआत कहां से हुई। देखिए, इसकी शुरुआत जो है तकरीबन 1 सदी पहले से मानी जाती है और यह समाजवादी आंदोलन से उभर करके आया। दरअसल इसे एक मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है और तकरीबन आज से 116 साल पीछे चलिए, यानी कि हम पहुंच जाते हैं 1908 में। और 1908 में हम पहुंच करके क्या देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर, जो कि अमेरिका का है, वहां सड़कों पर तकरीबन 15,000 महिलाएं उतरी हुई हैं, विरोध कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी कुछ मांगे रख रही हैं। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि महिलाएं घर में रहेंगी, वो सही से प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं आ सकती हैं, लेकिन महिलाओं ने इस चीज को तोड़ते हुए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर अमेरिका में उतर गई। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि काम के जो घंटे हैं उसे कम कर दिया जाए। इसके अलावा इनको जो तनख्वाह मिलता था, वेतन मिलता था, उसमें बढ़ोतरी की जाए और सम्मानजनक बढ़ोतरी की बात इन्होंने कहा। एक बात आप और यह भी जानते होंगे कि जब यूएसए का संविधान लागू हुआ, वहां उस वक्त महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जबकि आप भारत में देखें तो भारत में जिस दिन से संविधान लागू हुआ था, हमने सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, महिलाओं को, सबको वोटिंग का अधिकार दिया था। इस मामले में यूएसए हमसे पीछे रहा। तो वहां पर 1908 ईस्वी में महिलाएं सड़कों पर उतरते हुए यह मांग भी की थी कि हमें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद वहां यूएसए की एक पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने पहली बार महिला दिवस को सेलिब्रेट किया था।
अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कैसे पहुंचा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जो है 1910 ईस्वी में एक महिला होती हैं, उनका नाम है क्लारा जेटकिन। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाए। इससे महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की जाएगी, जागरूकता बढ़ाया जाएगा, महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की है विभिन्न क्षेत्रों में उनको सराहना दिया जाए, ताकि प्रोत्साहित होकर के अन्य महिलाएं भी आगे आए और विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके। उसके बाद उनके इस प्रस्ताव पर ध्यान देते हुए 1911 ईस्वी में कई देश अपने यहां पहली बार महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से यूरोपियन कंट्री बढ़ चढ़ करके आगे लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था उस वक्त, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सभी अपने यहां पहली बार महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब ये मामला जो है वैश्विक स्तर पर कैसे पहुंच जाता है। तो साल 1975 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक तौर पर पहली बार आधिकारिक रूप से महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा कि हर वर्ष एक थीम बनाया जाएगा और उस थीम के आधार पर ही हम महिला दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बातें हो गई पूरी तरह से इतिहास की बातें, यहां से स्टोरी हम समझ गए। और उसके बाद जो है हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस सेलिब्रेट करते आए हैं। महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की गई है उसको सम्मान दिलाने के लिए, और जिन क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाई है उनकी वकालत करने के लिए। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, उपलब्धियों का सम्मान करना, समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जागरूकता, अवेयरनेस लाने की बात की गई है। इसके अलावा लैंगिक समानता की बात की गई है, ठीक है। और लैंगिक समानता का काफी अधिक विविधता हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक स्तर पर, सभी स्तरों पर हम इसे देखते हैं। वर्ष 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खास क्यों है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थीम इसका क्या रखा गया, समावेश को प्रेरित करने की बात की गई है। इसके तहत विभिन्न बातें की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय की जब भी हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां शिक्षा की बात की जाएगी, महिलाओं के जीवन स्तर की बात की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि WHO का जो एक आंकड़ा है, WHO ने कहा कि प्रत्येक 3 में से 1 महिला जो है वह हिंसा के शिकार है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे यौन हिंसा के रूप में हो। तो इसे खत्म करने की जरूरत है और सामाजिक न्याय को यहां पर बढ़ावा देने की जरूरत है। विकास और प्रगति में महिलाओं की भागीदारी जितनी रही है उसका सम्मान करना और अधिक इसे बढ़ाना, कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहन करना, महिलाओं को जॉब में लाना, ठीक है, ताकि वो काम काज कर सकें और इससे अर्थव्यवस्था भी और बेहतर हो पाएगी। सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, महिलाओं के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाना। तो आर्थिक समानता की जैसे ही हम बात करेंगे महिला सुधार अपने आप से होना शुरू हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण जो है उसकी हम बुनियाद पे पहुंच जाएंगे। नवाचार को बढ़ावा देने की बात की गई है, नेतृत्व पदों में लैंगिक समावेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं 4, 5, 6 साल तक जॉब करती हैं और अब वो उस कंडीशन में आती हैं कि वो अच्छे पद पर जा सकें, लेकिन उसी समय क्या होता है कि मान लीजिए उनके विवाह हो जाता है, वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उन्हें कई बार अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि वे तकरीबन 6 महीने बाद, 1 साल बाद वापस में से जॉब करना चाहती है, लेकिन तब तक उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया था और जो उनको ज्ञान हासिल हुआ था उन सब का नुकसान हो चुका होता है, ना उतनी सैलरी मिलती है। उस आधार पर क्या होता है कि फिर देखा जाता है कि नेतृत्व वाले पद जो होते हैं वहां तक महिला नहीं पहुंच पाती है। सामाजिक परिवर्तन की बात की जाती है और कहा जाता है कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है, सशक्तिकरण नहीं हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब जरा महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसको लेकर के हम देखते हैं और वैश्विक स्थिति समझ लेते हैं। यूएन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 48,800 महिलाओं के पति या उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हत्या कर दिया गया। देखिए ये सिर्फ हिंसा का मामला नहीं है, यहाँ हत्या का मामला है और ये आंकड़ा जो है अपने आप में चौंकाने वाला है, 48,800 है और ये वैश्विक स्तर की बात की गई है। इसके अलावा दूसरा आंकड़ा कहता है कि 15 से 19 आयु वर्ग की प्रत्येक 4 किशोरियों में से एक यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं और इनकी तादाद अगर देखें तो तकरीबन 15 मिलियन तक है। एज ग्रुप देखिए 15 से 19 तक और मामला क्या है
है, यौन उत्पीड़न का है। तो अपने आप में ही एक जो है मामला यह काफी जघन्य अपराध जैसा बन जाता है। तो हमारे लिए यह भी विचार करने की स्थिति बन जाती है कि हम महिलाओं के लिए ऐसा समाज दे सके, ऐसी व्यवस्था दे सके जहां पर वे सुरक्षित महसूस कर सके। अब भारत की स्थिति को लेकर के देखते हैं। देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर कंडीशन देखते हैं तो यहां पर कहा गया है कि 35 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर रिपोर्टेड एवरी आवर इन इंडिया, यानी कि एक घंटे में भारत में 35 महिलाओं के खिलाफ यहां पर क्राइम दर्ज किया जाता है। और यह डेटा जो है वह एनसीआरबी का है, जिसे काफी दुरुस्त डेटा माना जाता है। यहां पर अगर देखेंगे केस रिपोर्टेड और कितने विक्टिम्स हैं तो तकरीबन बताया गया है कि 3,15,694 विक्टिम्स हैं, और यहां केस जो रिपोर्ट हुआ है वह 3,11,354, यानी कि जितने पीड़ित है उससे कम केस रिपोर्ट किया जाता है भारत में। यानी कि हर जगह देखेंगे तो पहली स्थिति तो यह है कि एफआईआर दर्ज ही कम हो रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद न्याय मिला या ना मिला ये तो सेकेंडरी कंडीशन है। पहली स्थिति महिलाओं को अपनी बात रखने में ही मुसीबत आती है, पुलिस स्टेशन पर उनका एफआईआर ही नहीं दर्ज होता है, और ये एनसीआरबी के डेटा के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। चलिए अब जरा एनसीआरबी का क्राइम फैक्ट चेक करते हैं, और इसके तहत कहा गया है कि 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामले सामने आए थे। केवल 2022 की बात की गई है, एक साल के अंतर्गत। ये मामले तब हैं जो मामले दर्ज हो पाए हैं। बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जो एफआईआर के रूप में आ ही नहीं पाया। 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,62,494 मामले दर्ज हुए, जो 2021 के 1,49,404 केस की तुलना में 8.7% अधिक है। साइबर क्राइम की स्थिति में देखें तो 65,893 केस दर्ज हुए, जो कि 2021 के हिसाब से अगर देखें तो 52,900 की तुलना में तकरीबन 24.4% यहां पर ज्यादा मामला होता है। 2022 में किशोरों के खिलाफ 30,555 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के 31,170 केस की तुलना में 2% कम है। यहां पर मामला चूंकि कम आया है तो कानून जो बने हैं उसका यहां पर शुभ लक्षण देखने को मिला है, यानी कि कानून का पालन यहां पर कराया जा रहा है, धरातल पर उतारा जा रहा है, उसका फायदा यहां पर देखने को भी मिला है। अब जरा भारत में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करते हैं और श्रम बल में देखते हैं कि महिलाएं की स्थिति क्या है। इसके तहत कुछ हम ग्राफ देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। यदि यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है किस हिसाब से साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आता है। यदि यहां पर देखेंगे 2017-18 में तो यह आंकड़ा जो है 23.3% था, और 2020-21 तक का आंकड़ा हम देखते हैं तो 20-21 में बढ़ करके 32.5% तक ये पहुंच गया है। ठीक है, अब अभी हम 2024 में हैं तो जाहिर सी बात है इस आंकड़े में और भी उछाल देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति देखते हैं और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 को आधार वर्ष मानते हैं तो भारत में 29 लाख से अधिक महिलाओं ने STEM, अब यहां पर देखना है इनका पहली बात तो कही जा रही है कि महिलाएं जो है 29 लाख वो STEM क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले आगे बढ़ गई हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि STEM है क्या। देखिए ये सब्जेक्ट की बात की गई है, यानी कि S फॉर साइंस होता है, T फॉर टेक्नोलॉजी होता है, E फॉर इंजीनियरिंग होता है, M फॉर मैथमेटिक्स होता है। तो यहां पर कहा गया है कि ये जो STEM सब्जेक्ट्स हैं इसमें अब पुरुष कम पड़ गए हैं और महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये आंकड़े दिखाते हैं ये बात। 2016-17 की स्थिति देखते हैं तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा येलो वाला, ये महिलाओं की स्थिति को दिखाता है, और ये जो रेड लाइन दिखा रहा है ये पुरुषों की स्थिति को दिखा रहा है। 2016-17 में अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की संख्या अधिक है, ये ऊपर है ना, और आगे जैसे ये मामला बढ़ता है 17-18 के आसपास आता है, देखिए यहां पर बराबरी पर मिलता है। आगे बढ़ते हुए ये मामला पुरुषों का नंबर गिरना शुरू हो जाता है। 20-21 में थोड़ा सा उछाल आया है पिछले साल की तुलना में, लेकिन महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं इस मामले में। यानी कि महिलाएं जो है वे सब्जेक्ट अधिक पढ़ रहे हैं कि जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो कि गणित से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। हालांकि देखिए ये बात यहां पर कहा गया है कि इस क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा महिलाएं कर रही है संख्या के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि वेतन पुरुषों के बराबर उन्हें नहीं मिल रहा है। इसी क्षेत्र में काम के घंटे भी समान है, काम की प्रकृति भी समान है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, वे उतना अच्छा आउटपुट भी दे रही हैं, इसके बाद भी पुरुषों के मुकाबले उनका वेतन यहां पर
कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक समस्या इस क्षेत्र के लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य को जरा आधार बनाते हैं। एनीमिया और मोटापा महिलाओं में अधिक देखी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में मोटापा में कमी आई है, लेकिन फिर भी यह महिलाओं में अधिक देखा जा रहा है। भारत की स्थिति में यह कहा जा रहा है कि पुरुष की तुलना में मोटापा महिलाओं में अधिक देखा गया है। देखिए, अगर महिलाओं की तुलना करें तो 2015-16 के आंकड़ों को देखते हैं तो यहां पर तकरीबन आपको ये जो है 20% के आसपास देखेगा। ये परसेंटेज के आधार पर है तो 20% के आसपास आपको महिलाओं में मोटापा की समस्या देखने को मिलेगा। लेकिन 2019-21 तक ये आंकड़ा देखिए और अधिक बढ़ गया है और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24% के आसपास ये आंकड़ा आ गया है। इसके अलावा महिलाओं में एनीमिया की बात की गई है और यह भी परसेंटेज के आधार पर बताया गया है। 15-16 में अगर आप यह आंकड़ा देखेंगे तो यह तकरीबन जो है आपको यहां 53% के आधार पर यह नजर आएगा। वहीं पर अगर आप देखें 19-21 का आंकड़ा देखें तो यह तकरीबन आपको 57% के आसपास ये चीजें आपको नजर आएगा। तो यहां पर देखिए एनीमिया जैसी समस्याएं हैं या फिर मोटापा जैसी समस्या है, ये लगातार महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। तो स्वास्थ्य के स्तर पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जरा राजनीति की बात करते हैं। आप जानते हैं हाल ही में संसद में महिला सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर समझ लीजिए वह कानून का रूप नहीं लिया अभी तक। अब चूंकि वो कानून का रूप नहीं लिया है, इसीलिए विभिन्न पार्टियां इस तरह से समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से मजबूर नहीं है कि अपने यहां अधिक महिलाओं को वो टिकट दे पाए, ठीक है। इसीलिए अभी भी प्रतिनिधित्व महिलाओं का कम है। यहां अगर देखेंगे संसद में प्रतिनिधित्व की बात, लोकसभा को देखते हैं, वर्ष 1999 में 48 महिला सदस्य थी, वहीं 2019 में 78 महिला सदस्य यहां पर 2019 में पहुंचती है लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो 2012 में यह 9.8%, वहीं 2021 में 12.4% तक मामला पहुंचता है। संसद के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधि अगर देखेंगे और परसेंटेज के आधार पर देखेंगे 1999 में यह आपको 10% से भी कम नजर आएगा। वहीं पर अगर आप बात करेंगे 2019 में यह तकरीबन आपको 15% के आसपास मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्रतिनिधि बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी रफ्तार बहुत अच्छी नहीं है। यह उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 4-5 साल में, कहा जा रहा है कि 2029 के बाद यह जो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, महिलाओं की जो प्रतिनिधि है उसको बढ़ाने के लिए, जब यह कानून का शक्ल ले लेगा तब जाकर के राजनीति में अधिक महिलाएं दिख पाएगी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ पाएगा। अब महिला सशक्तिकरण के लिए वैश्विक प्रयास क्या किया गया है, इसे देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए कन्वेंशन किया गया। महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। बीजिंग घोषणा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। कहीं भी आंसर राइटिंग आए, एस्से लिख रहे हो, जहां भी आप इस चीज को देखें, बीजिंग घोषणा की बात जरूर करें। इसके लिए कहा गया महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति पर यह केंद्रित है। यूएन द्वारा महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे पहल की शुरुआत की गई, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही आपको करके बता दिया। अब जरा देखते हैं लैंगिक वेतन असमानता की बात मैं करके आपको बता देता हूं। 2-3 रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। लैंगिक वेतन असमानता, इसे आप चाहें तो नोट कर लें, आपके लिए फैक्ट में काम आएगा। इसमें हम एक चीज देखेंगे कि लैंगिक वेतन असमानता जो है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, और कितने देश में भारत की स्थिति है, इस बात पर हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा। अब अगर देखेंगे तो यहां पर 146 देश में भारत का जो कंडीशन है वह है 127वां। अब इस मामले में आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां पर पुरुषों को उसी काम के लिए अधिक वेतन मिलता है और महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलता हुआ नजर आता है। तो ये बात एक समझ गए। उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, तो इन सब बातों को वहां पर चर्चा किया कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, और राजनीतिक सशक्तिकरण की जब हम बात करेंगे तो हम जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर के चलेंगे, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट एक आई थी,
जेंडर गैप रिपोर्ट के आधार पर हम भारत की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमें यह करना है कि हम इसमें देखेंगे कि कितने देश और उसमें भारत की स्थिति क्या रही है। तो भारत की स्थिति हम देखेंगे यहां पर 146 देश में भारत की स्थिति जो है वह 56 रैंक रहा है। इसमें देखिए सुधार हुआ है, भारत की स्थिति में यहां पर सुधार है, लेकिन जो वांछित सुधार हो सकता है वह अभी भी नहीं हो पाया है। इसीलिए यहां पर उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में और बेहतर हो पाए। उसके बाद अगर स्वास्थ्य का मैंने पहले भी कहा, तो स्वास्थ्य को लेकर के बीएमआई कहा जाता है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये नोट कर लीजिए, ये सब चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अब मैंने यहां पर आपको एक आंकड़ा दिखाया था, यहां पर देखिए मैंने बताया था मोटापे की समस्या से बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से यह देखा गया है कि भारत में महिला जो है वो पुरुषों के मुकाबले कम स्वस्थ हैं। इनमें मोटापे की जो संभावना है, संख्या है, वो अधिक देखी जा रही है। तो यहां पर इस स्थिति में भी सुधार करने की आवश्यकता बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, जरा इस पर देखते हैं। कुछ मोटे मोटे चीजों को देख करके चलते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है कि सेंसस के आधार पर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक 1000 पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं और अब 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता है। यानी कि कोई महिला जॉब पर है, काम कर रही है, उनका विवाह हो जाता है या पहले से विवाहित है, उनको संतान की प्राप्ति होती है, तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें इस वक्त की जरूरत होगा और अवकाश लेते हैं तो उनकी सैलरी कट जाती है या नौकरी चली जाती है। तो यहां पर यह कहा गया कि देखिए आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है, और आपको सैलरी भी मिलेगा। आपको यहां काम पर आने की जरूरत नहीं है, आप छुट्टी पर रहिए, अपने बच्चे का ख्याल कीजिए और इसके बदले कोई भी कंपनी है या सरकारी क्षेत्र में तो सरकार आपको सैलरी भी देगी। और ये कब तक देगी? तो 26 सप्ताह तक ये आपको दिया जाएगा। अपने आप में ये बहुत अच्छा आंकड़ा माना जाता है और इसके वजह से देखा गया है कि महिलाओं का जो कार्य बल में संख्या है वह लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2.7 करोड़ सुकन्या समृद्ध खाते खुलवाए गए हैं। वहीं पर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। यहां पर एक बात गौर करना है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माताओं बहनों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया है। और वह क्या दिया गया है कि एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 100 रुपया कम कर दिया गया है। यह तोहफा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। इसके तहत, इस योजना के तहत पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लाभार्थी में यह कहा जा रहा है कि 68% जो संख्या है वह महिलाओं की है। इसके अलावा 45% जो स्टार्टअप्स है इस देश में उसमें कहा गया है कि कम से कम एक महिला जो है वह निदेशक के पद पर है। इसके अलावा परमानेंट कमीशन की चर्चा करते हैं। परमानेंट कमीशन कहने का तात्पर्य यहां पर यह हो जाता है कि आर्मी में कहा गया है कि महिलाओं को आप अस्थायी तौर पर नियुक्ति दें। ठीक है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किया। अभी कोस्ट गार्ड के लिए किया गया था, उससे पहले आर्मी के लिए था। ठीक है, तो सरकार यहां पर यह काम कर चुकी है। सैनिक स्कूल को लेकर के अगर चर्चा करेंगे तो पहले जो है सैनिक स्कूल में केवल लड़कों को दाखिला मिलता था, लेकिन अब से लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल खोला गया है। 3 तलाक को समाप्त किया गया। निश्चित तौर पर 3 तलाक की वजह से महिलाएं जो है असमानता और असुरक्षा के भाव में जीवन जीती थी, अब इस पर लगाम लग पाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पहले से परिचित है। फ्री सिलाई मशीन दिया गया ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। समर्थ योजना के तहत महिलाओं की स्थिति बेहतर की जा रही है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, स्वयं महिला सहायता समूह, महिला उद्यमिता निधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये कुछ ऐसे स्कीम है भारत सरकार के द्वारा जिससे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इन सभी जो योजनाएं हैं उस पर थोड़ा सा 2-4 लाइन की जानकारी आप अपने पास फैक्चुअली रख लें, क्योंकि यहां से कोई भी प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का बनता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, भारत में महिलाओं से जुड़ी कानूनी प्रावधान, हमने योजना की चर्चा कर ली कि सरकार क्या क्या स्कीम लेकर के आई है, सरकार कैसे महिलाओं के जीवन को बेहतर कर रही है। अब हम कानूनी प्रावधान देखते हैं कि कानून क्या क्या कहता है। पॉक्सो एक्ट कानून है, किशोर किशोरियों के जो उनके साथ किसी तरह का यौन हिंसा होता है उससे रोकथाम के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के जीवन स्तर को देखने के लिए उनके प्रति किसी तरह का हिंसा किया गया हो, चाहे वो यौन हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, इन सभी चीजों के रोकथाम के लिए एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961, जाहिर सी बात है दहेज प्रथा को रोकथाम के लिए।
भारतीय तलाक अधिनियम 1969 तलाक की स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता वगैरह मिल सके। मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1861, इसकी चर्चा मैंने आपको पहले कर दिया। सती निषेध कानून 1987, आप एक समय जानते हैं कि हुआ करता था, सती प्रथा भारत में चलता था, लेकिन 1987 के द्वारा इसे रोकथाम लगा दिया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसके द्वारा अगर काम की प्रकृति समान है, काम के घंटे भी समान है, तो वेतन भी समान होना चाहिए, इसकी बात की गई। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986, महिलाओं के गरिमामय जीवन को कोई किसी भी तरह से आप उस पर चोट करना चाहेंगे तो इस तरह का यहां कानून लाया गया है ताकि सजा दी जा सके। यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। इसके अलावा संविधान में भी कुछ बातें की गई है महिला के सम्मान से, उसकी गरिमा से जुड़े हुए बातों को लेकर के, उसकी सुरक्षा, उसके विकास को लेकर के। यहां प्रस्तावना की बात की गई है। प्रस्तावना में न्याय शब्द का चर्चा है, ठीक है, और न्याय जो है वो 3 स्तर पर कहा गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको तीनों ही न्याय इसी देखने को मिलेगा। ये तीनों ही न्याय जो है वह महिलाओं के लिए भी मिलनी चाहिए और बराबरी से मिलना चाहिए। उसके बाद मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 की बात की गई है और मौलिक अधिकार में महिलाओं को लेकर आर्टिकल 14, 15, 16 यानी कि समता के अधिकार के तहत ये बातें यहां पर उक्त वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम समाजवादी कह सकते हैं, एक तरह से हमारे प्रावधान है। इसके अनुच्छेद 39 और 42 में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जहां पर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। मूल कर्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है, मूल कर्तव्य संविधान का भाग 4 में आप जाएंगे और 51A में देखेंगे, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि महिलाओं का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। कई बार देखिए नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जो होता है ये बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन कानून के माध्यम से, लॉ और रूल के माध्यम से इसे कानूनी अमली जमा पहना दिया जाता है। मूल कर्तव्य है कि महिलाओं का सम्मान करना, आप नहीं करते हैं तो ढेर सारे कानून ला दिया गया है आप पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, यहां पर इन सब चीजों पर बात करने की जरूरत है। देखिए जितना भी मुद्दा हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की है कि सब पर हम थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू बनाए, उस पर चर्चा कर लें। संभावित प्रश्न क्या है, प्रीलिम्स का एक प्रश्न है, जरा हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं पूछा गया है तो इसे सबसे पहले डिकोड करना है। सही नहीं का तात्पर्य है कि कौन सा गलत है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम लेट्स इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा समर्थ योजना, महिला स्वयं सहायता समूह योजना, महिला उद्यमिता निधि योजना शुरू की गई है। आपको देखना है कि दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सही नहीं है यानी कि गलत है। जो भी आपको ऐसा लगे उसका सही विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। देखिए महिलाओं ने हम सबों के जीवन को बहुत अधिक बेहतर किया है, इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है, इसीलिए यह संभव तो नहीं है कि घड़ी की सुई देख करके महिलाओं की उपलब्धि, उनके सम्मान की बात की जा सके, ठीक है। यह कितना भी हम करेंगे यह कम पड़ जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि हमारा संविधान भी कहता है कि हमारा मूल कर्तव्य है, और संविधान कहे ना कहे हर व्यक्ति को मानवता के लिए, अपने लिए आप बेहतर इंसान बन सके, इसके लिए महिलाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। और महिला बेहतर कर सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि वह समृद्ध हो तो वह आर्थिक आधार पर भी हो, वह सशक्त हो तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पे भी हो। जब ऐसा हो पाएगा तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने एक बेहतर दुनिया बना करके दिया है जहां महिलाएं उन्मुक्त रूप से रह सकती हैं बिना किसी डर के, भय के। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को लेकर के क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे, अवगत कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।